यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो एबनॉर्मल हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती हैं, हमारी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो जो नॉर्मल दिनों में हमें नहीं दिखाई देता, वैसे बहुत सारे सिम्टम्स हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखाई देते हैं। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से सिम्टम्स नॉर्मल हैं और कौन से डेंजर साइंस हैं, यानी किन सिम्टम्स को लेके आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर प्रेग्नेंट वुमेन के मन में ये सारी चिंताएं होती हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे किन किन लक्षणों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, तुरंत जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें और जो भी हो सकता है उसके लिए ट्रीटमेंट वो लें। मैं चांदनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के ऐसे लक्षण जो आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशन की तरफ लीड करेंगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम के बारे में, जो है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है। बहुत सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही है तो। लेकिन हाँ, एक वॉमिटिंग की भी लिमिट होनी चाहिए कि दिन में 3 से 4 बार से ज़्यादा आपको वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आप वीक ना हो, आपके बच्चे पे कोई असर ना पड़े, आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। अगर आप खाना खाती हैं और हर बार आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आप पानी पीती हैं, आपको हर बार वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये सही साइन नहीं है। आपके खाना जो है आपकी बॉडी में रहना चाहिए, आपके पेट में पचना चाहिए वो, तभी आपका वेट गेन होगा और आप डिहाइड्रेट नहीं होंगी, और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो आपको भी मिलेगा और आपसे आपके बच्चे को भी मिलेगा। तो अगर आपको दिन में 4 बार से ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। आपको डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए वो कुछ करेंगे या फिर आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। आमतौर पर 3 से 4 महीने वॉमिटिंग होती ही होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं मेडिसिन लेके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जो दूसरा सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन। पूरी प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन होता ही रहता है, थोड़ा बहुत हर लेडी को होता है पूरे 9 महीने के दौरान। इसमें खास स्ट्रेस लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उस पेन की भी लिमिट पता होनी चाहिए। उस पेन के बारे में पता होना चाहिए कि वो पेन किस तरह का हो रहा है तो नॉर्मल है, और किस तरह का पेन हो रहा है तो अबनॉर्मल है, और आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एब्डोमिनल पेन किस किन वजहों से होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेंगे। आपका यूट्रस ग्रो कर रहा होता है, आपका बच्चेदानी बड़ी हो रही होती है जिसमें बच्चा होता है, वो बहुत सारे आपके मसल्स पे, आपके पेल्विक पे, आपके ग्रोइन एरिया पे प्रेशर डालता है, जिस वजह से भी पेन होता है। आपकी बॉडी उस यूट्रस बढ़ते हुए यूट्रस को अकोमोडेट करने के लिए एक्सपैंड हो रही होती है, तो जो राउंड लिगामेंट होता है उसकी वजह से भी पेन होता है। कभी कभी यूट्रस हमारे पेल्विक एरिया पे भी प्रेशर डालता है तो हमें एब्डोमिनल पेन होता है। बच्चा किक करता है कभी कभी ग्रोइन एरिया में तो पेन होता है। ब्लॉटिंग हो जाती है, बहुत सारी लेडीज़ को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में, उससे भी पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो पेन हो सकती है इन सब वजहों से। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पेन अगर आपको रुक रुक के बार बार आ रहा है, या फिर आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं पेन के साथ, आप लेट गई, आपने पानी पिया, आप आराम कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे में आपका पेन नॉर्मल हो जाना चाहिए, अगर ये नॉर्मल पेन है तो। अगर आपका पेन रुक नहीं रहा है और आपको बार बार हो रहा है, आपका यूट्रस उसके साथ कड़ा हो जा रहा है, फिर लूज़ हो रहा है, आपका यूट्रस टाइट हो रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्शंस पड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल पेन नहीं है। या फिर पेन के साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल पेन नहीं है। तो अगर आपका पेन आता है और चला जाता है तो ये हो सकता है कि नॉर्मल पेन हो। हमारी बॉडी जो होती है लास्ट के 9 महीने, जो आपके कुछ लास्ट के महीने चल रहे होते हैं, उस टाइम पे फॉल्स लेबर भी जनरेट करती है, लेबर पेन के लिए तैयार करती है बॉडी को। थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और जाते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन आपको कभी भी लगे कि आपका पेन जो है वो अलग लग रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा लग रहा है, या फिर उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे सिम्टम्स के बारे में, जो है ब्लीडिंग होना। आपको ये समझना होगा कि ब्लीडिंग होना कभी भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपको ब्लीडिंग ऐसी हो रही है कि आपको फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है और आपके 1 घंटे में एक पैड पूरा सोक हो जा रहा है, आपको ब्लीडिंग के साथ कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है और बिल्कुल क्लॉट्स पास हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है। ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के ऊपर मेरी एक वीडियो है डिटेल कि कौन से ट्राइमेस्टर में किन वजहों से ब्लीडिंग हो सकती है, तो यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो
आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ब्लीडिंग कौन सी नॉर्मल है, कौन सी नॉर्मल नहीं है। जनरली मेरी एडवाइस ये है कि आपको कभी भी ब्लीडिंग हो तो एक बार आप जाके डॉक्टर से चेकअप करा ही लीजिए। क्या ही जाता है डॉक्टर के पास जाने में, जाएंगे एक बार पता कर लीजिए कि ये नॉर्मल है या नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग किसी भी तरीके से हो रही है तो आपको इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए तुरंत। आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो जो कि आपके नॉर्मल डिस्चार्ज से अलग हो। वाइट डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, थोड़ा सा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। हमारे जो यूट्रस एरिया होता है, जो सर्विकल एरिया होता है, वो थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट होता है आम दिनों के कंपैरिजन में प्रेगनेंसी में। ये बॉडी का अपना एक सिस्टम है नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए यूट्रस को, सर्विक्स को, ताकि वहाँ तक कोई इन्फेक्शन ना पहुँचे। तो वाइट डिस्चार्ज जनरली प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। इस पर भी मेरी एक वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है, कब नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना डिस्चार्ज अबनॉर्मल लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा थिक लगता है, कलर चेंज हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका कलर नॉर्मल ना होकर येलोइश हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है, तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। और इन्फेक्शन कभी भी प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता, ना आपके लिए ना आपके डेवलपिंग बच्चे के लिए। तो अगर आपको अपना वाइट डिस्चार्ज या वजाइना से कोई भी डिस्चार्ज अगर आपको आ रहा है, जैसे आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा आपको पिंकिश डिस्चार्ज दिख रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर आपको अगर वजाइना से अचानक से ज़्यादा पानी लीकेज होने लगा तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये बहुत एक कंसर्निंग चीज़ है। हो सकता है आपका अम्नियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा हो, तो इसमें हमें आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको तुरंत में डॉक्टर से जाना है, चेक कराना है कि कहीं आपका अम्नियोटिक फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा है। अगर आपका अम्नियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपके बच्चे को अम्नियोटिक फ्लूइड की बहुत ज़रूरत है उसके पूरे ग्रोथ के लिए, पूरे डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फ्लूइड है वो ज़्यादा लीक हो रहा है, आपकी पैंटी सोक हो जा रही है पूरी तरीके से, तो भी मिलिए। आपके डिस्चार्ज का कलर नॉर्मल यूजुअल कलर से चेंज होता है तो भी मिलिए। आपको अगर लेग में स्वेलिंग हो रही है, यूजुअली लोग कहेंगे पैरों में सूजन आना प्रेगनेंसी में बहुत ही नॉर्मल है। जी बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। वाटर रिटेंशन हो जाता है, आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है तो आपके लेग्स पे प्रेशर पड़ता है, इस वजह से पैरों में सूजन बहुत नॉर्मल है। लेकिन कब तक नॉर्मल है ये समझना होगा, कितना सूजन नॉर्मल है या कितनी देर तक सूजन रहनी चाहिए। मान लेते हैं आपका जो स्वेलिंग है वो ज़्यादा है, अभी आप सोते हो, सो के उठते हो, स्वेलिंग कम हो जानी चाहिए। मॉर्निंग में आपकी स्वेलिंग कम होनी चाहिए। अगर आपकी स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, आपकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, पैरों के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो रही है, आपको रेस्टलेसनेस हो रहा है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो। ब्लड प्रेशर हाई होना प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हाई हो जाता है और प्री एक्लेम्पसिया के चांसेस होते हैं। ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपको अर्ली लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है या और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये जो स्वेलिंग है आपकी बॉडी में वो किस हद तक हो रही है उसको भी आपको नोटिस करना है। अगर आपको कभी भी लगे कि वो ज़्यादा हो रही है या फिर वो कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रेगनेंसी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है। आपका जो यूट्रस होता है बढ़ता है, वो आपके फेफड़े को दबा देता है, आपके पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्रेस कर देता है, तो आउट ऑफ ब्रीथ होना बहुत ही नॉर्मल है। ऐसी कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है, खासकर प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर्स में। जैसे आप 7, 8, 9 महीने में जाते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत आम, बहुत कॉमन है। हर प्रेग्नेंट महिला को ब्रीदिंग प्रॉब्लम कभी ना कभी होती ही है उसके लास्ट टाइम की प्रेगनेंसी में। लेकिन आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है, आपकी सांसें उखड़ जा रही हैं, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो बहुत देर तक। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि अगर आप चल फिर लेते हैं, आप ज़्यादा काम कर लेते हैं या फिर आपने रेस्ट नहीं किया है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन आप लेटे हुए हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। आपकी सांस लेने में आपको यूजुअली ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपकी एक एक सांस मुश्किल से आ रही है, तो ये हो सकता है कोई अंडरलाइंग इशू हो इसके पीछे। तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसको भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, लेकिन प्रेगनेंसी में ये लागू नहीं होता। आप किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको बॉडी में स्वेलिंग है, उसके साथ साथ आपको आँखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, अचानक से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ठीक से देख नहीं पा रही हैं, चीज़ें आपको बहुत धुंधली धुंधली दिखाई पड़ रही हैं,
तो इस चीज़ को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि चलो छोड़ दिया, हो सकता है थोड़ी देर में हमें नॉर्मल दिखने लगे, 1-2 दिन वेट कर लेते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आँखों से धुंधला दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इग्नोर करने की चीज़ तो है ही नहीं। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया हो, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर पहले से डायबिटीज़ है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपको यूरिन पास करते टाइम अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या आपको वजाइना में इचिंग हो रही है तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। अगर आपको इस बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ आपके पीठ में दर्द हो रहा हो या फिर आप यूरिन एकदम पास नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत पेन हो रहा है यूरिन पास करते टाइम, तो हो सकता है आपको यूरिन इन्फेक्शन हो और वो बहुत बढ़ गया हो, किडनीज तक पहुंच गया हो। तो यूरिन इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। डॉक्टर समय समय पे आपका यूरिन कल्चर और वजाइनल कल्चर कराते रहते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये कल्चर टेस्ट भी करा के देखा जाता है कि आपको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं होती है। वो आपके ग्रोइंग बेबी को डेवलपमेंट से रोक देती है। मिसकैरेज हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, अर्ली लेबर हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। तो इन्फेक्शन को भी आपको पहचानना है कि आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपके वजाइना में कहीं इचिंग तो नहीं हो रही है। अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखता है तो आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना है। अब जो नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे वो है फ्लू। अगर आपको फीवर ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल कोल्ड में फ्लू होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फ्लू हो, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, लेकिन आप मेडिसिन नहीं लेंगे, आप कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे जब तक आपके डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक सजेस्ट नहीं करते हैं। खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, आपने पैरासीटामोल ले लिया, कैल्पॉल ले लिया, कोई भी पेन किलर ले लिया, नहीं। प्रेगनेंसी में आपको कदम बहुत फूक के रखना पड़ता है। कोई भी मेडिसिन खुद से मत लीजिए जब तक कि आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी मत लीजिए, ये आपके बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको फीवर हो रहा है, बहुत दिन तक हो गया, आपने 1-2 दिन देख लिया और फीवर आपका 103 के ऊपर ही रह रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, उनसे मेडिसिन लिखवाइए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। या फिर हो सकता है कि फ़ीवर किसी अंडरलाइन इशू की वजह से हो रहा है या किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रहा हो, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके बच्चे का मूवमेंट कम होना। अगर आपका बच्चे का मूवमेंट अचानक से आपको लगता है कि कम हो गया है तो आपको ज़्यादा देर नहीं करना है। आप सिर्फ 8-10 घंटे देखिए, मीठा खाइए, खूब रेस्ट करिए, खाना खाने के बाद नोटिस करिए। अगर 7-8 घंटे तक भी आपके बच्चे की एक भी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आती है, नहीं समझ में आती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इसको इग्नोर मत करिए कि आज मूवमेंट नहीं कर रहा है तो कल मूवमेंट कर लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बच्चा 4 से 5 घंटे में मूवमेंट करता ही करता है। स्पेशली जब आप खाना खाते हैं और आप खाना खा के रेस्ट करते हैं तो उस टाइम तो बच्चे को मूवमेंट करना ही करना चाहिए। अगर वो उस टाइम भी मूवमेंट नहीं करता है तो आप कुछ मीठा खा के देखिए, मीठे जूस ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, तब आपको बच्चा मूवमेंट करेगा। लेकिन 7-8 घंटे हो गए और आपका बच्चा अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बहुत कंसर्न की चीज़ है। आप डॉक्टर से जाइए, डॉक्टर एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, बच्चा ठीक है या नहीं है। तो अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है कि बहुत टाइम तक नहीं मूवमेंट कर रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। होपफुली आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको किन किन चीज़ों को सीरियसली लेना है और इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।